हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्यावरण के अंतर्गत हमारा 21वां टॉपिक चल रहा है और 21वां टॉपिक के अनुसार हमारा यहाँ पर मानव के संबंधित जो मानव कार्य करता है उससे संबंधित समस्त प्रकार के ऐसे क्रियाकलाप दिए गए हैं जो हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र है, पर्यावरण है, वह किस प्रकार से प्रभावित होता है। तो आज हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमने पहले बाल विकास और गणित के साथ में बहुत सारी अध्याय से संबंधित मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुसार हमने यहाँ पर प्ले लिस्ट कंप्लीट कर ली है। तो वीडियो आपको अकाउंट में जो हमारा चैनल है उसमें आपको प्ले लिस्ट का आधार पर मिल जाएगी। तो हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो जो हमारा टॉपिक है छोटा सा है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये वीडियो आप वीडियो के अंत तक जरूर देखें और प्रैक्टिस लगाकर जरूर जाएँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो मानव रहता है उसके बनाए द्वारा साधन जो ऐसे रहते हैं कि वह खुद बनाता है। ठीक है, जैसे कि पेड़ से काट लेता है कोई टहनी और उससे वह लकड़ी की कुछ हस्तशिल्प प्रकार की साधन बनाता है या कुछ ऐसी वस्तु बनाता है। जो क्रियाकलाप रहते हैं वह सारे मानव निर्मित रहते हैं। तो हम ज़्यादा देर नहीं करते, थ्योरी पर डायरेक्ट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि मानव निर्मित साधन ऐसे साधन होते हैं जिन्हें मनुष्य ने अपने व्यवहार कौशल से, ठीक है, अपने व्यवहार से, ठीक है, अपने दिमाग से, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या है कि चकला बनाते सीख लिया है। ठीक है, चकला लकड़ी का बनता है। अगर आपने वो बनाते सीख लिया है तो वो क्या आपका व्यवहार है, उसके कौशल से आप क्या है कृत्रिम रूप से बनाते हैं। ठीक है, कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक रूप तो रहता नहीं है। ठीक है, मानव द्वारा किए गए कार्य के अनुसार मानव के वह समस्त कार्य आते हैं। ठीक है, मतलब जो प्राकृतिक से संबंधित ऐसे कार्य रहते हैं जो मानव के समस्त कार्य होते हैं जो दैनिक जीवन से संबंधित होते हैं। ठीक है, मतलब हम दिनचर्या में कुछ न कुछ करते रहते हैं। वह कार्य जैसा भी कार्य प्राकृतिक साधन होते हैं। ठीक है, प्रकृति से संबंधित है। जैसा कि पानी है, पानी आपका क्या है, प्राकृतिक साधन है और इसका आप दिनचर्या में भिन्न रूप से करते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार से। तो वह क्या होता है, प्राकृतिक साधन होता है, मानव कृत्रिम के माध्यम से करता है। इस प्रकार से कृत्रिम पर्यावरण का निर्माण होता है, कृत्रिम पर्यावरण का। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन रहता है, प्राकृतिक संसाधन में जल का आपने प्रयोग किया। ठीक है, फ्रिज के अंदर, तो फ्रिज क्या आपका कृत्रिम रूप है। ठीक है, इसका निर्माण होता है जिससे मानव पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, मतलब मानव के अनुसार पर्यावरण। इस मानव निर्मित पर्यावरण के कारण पदार्थ और ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है। ठीक है, जब प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करता है व्यक्ति तो प्राकृतिक संसाधनों की जो खपत रहती है, ऊर्जा रहती है, वह ज़्यादा होती है। तो इसके रखरखाव और देखभाल व प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती रहती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप पेट्रोल का दोहन अधिक रूप से कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपको प्रबंधन भी करना पड़ेगा, रखरखाव भी करना पड़ेगा, देखभाल भी करना पड़ेगा। ठीक है, मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी से पारिस्थितिकीय असंतुलन होता है। मतलब क्या होता है कि जो मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण रहता है, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी मतलब ज़्यादा ज़्यादा उसका प्रयोग करना होता है। तो वहाँ क्या होता है, जो संतुलन रहता है उस संतुलन को वहाँ पर असंतुलन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले देखेंगे जो वन रहते हैं। ठीक है, एक जंगल रहता है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम ये देखेंगे कटाई, अगर आप वनों को काटते हैं तो क्या पड़ता है, तो देखो बाढ़ आती है। ठीक है, बाढ़ इसलिए आती है कि अगर जो नदी के किनारे जो पेड़ रहते हैं अगर आप उसको काट देंगे तो जो मिट्टी रहेगी वो बह जाएगी, उसका कटाव हो जाएगा। और सूखा भी यहाँ पर ज़्यादातर पड़ता है क्योंकि अगर वन ही नहीं रहेंगे तो फिर जो वर्षा होगी तो वर्षा किस पर होगी। तो इस प्रकार से सूखा भी प्रभावित करता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी यहाँ पर प्रभावित होती है। ठीक है, अगर वन को काट देंगे अब तो जो मिट्टी बंजर हो जाएगी। ठीक है, वायु प्रदूषण भी होगा। क्यों, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है उसका श्वसन करते हैं पेड़ पौधे, और अगर वन काट देंगे आप तो वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा, कार्बन बढ़ जाएगी। ठीक है, और ऑक्सीजन जो छोड़ता है उसको हम यहाँ पर मिल नहीं पाएंगे। अब विलुप्त प्रजाति की बात करें तो विलुप्त प्रजाति जैसे एक चमगादड़ है। ठीक है, तो अगर वन ही नहीं रहेंगे तो ऐसी प्रजाति जो हमने पहले देखी थी वह धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। अगर वन को हम संरक्षित रखेंगे तो जो विलुप्त प्रजाति है वह भी प्रजनन में या फिर उनके पालन पोषण में वह व्यवस्थित रूप से यहाँ पर रहती है। अब ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग ऐसी पद्धति रहती है कि वहाँ पर विभिन्न गैसों का प्रभाव रहता है। अगर वहाँ पर वनों को कटाई के अंतर्गत हम रखते हैं तो जो ग्लोबल वार्मिंग है यह भी प्रभावित होती है। रेगिस्तान का फैलाव, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पर जंगल है और अगर आप अधिक मात्रा में कटाव कर रहे हैं तो वहाँ की मिट्टी बंजर हो रही है, और मिट्टी बंजर हो रही है तो वह रेतीली हो जाएगी और मरुस्थलीय प्रभाव बढ़ जाएगा। जल संसाधन में कमी, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जंगल या फिर किसी भी चीज़ में हम पेड़ काटते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि पेड़ ही पानी गिराते हैं। ठीक है, एक प्रकार से कहीं ना कहीं हमको दिक्कत नहीं है, परंतु
पानी गिराने में पेड़ की भूमिका महत्वपूर्ण से रूप से रहती है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप पेड़ काटेंगे तो जल संसाधन जो जल भूजल जल रहता है, ठीक है, सॉरी, भूजल जो रहता है वह जो जमीन में जल रहता है उसको पकड़ करने के लिए वहाँ पर वन जरूरी होता है। अगर भूजल में अगर सही से नहीं रहेगा तो जल संसाधन के रूप में कमी होगी। अब देखिए शहरीकरण की बात करें तो देखिए गाँव जो रहते हैं वहाँ तक तो ठीक है, परंतु गाँव शहर में जब तब्दील हो जाते हैं तो क्या होता है कि अच्छे जीवन हेतु तो पलायन करता है, ठीक है। जैसे कि अभी ज़्यादातर किसान खेती कर रहे हैं, परंतु अगर अच्छा व्यवहार अच्छा परिवार अगर चाहते हैं तो वह पलायन कर लेते हैं शहर की ओर, ठीक है। इससे क्या होता है कि आर्थिक वृद्धि भी होती है ना, पैसे तो कमा लेते हैं, आर्थिक वृद्धि भी होती है और जनसंख्या की वृद्धि भी होती है, ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि भी होती है। देखो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र क्या एक प्रकार का यहाँ पर जीवन चक्र रहता है, ठीक है। यहाँ पर जब जो जंतु जो रहता है वह जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में यहाँ पर क्रिया करते हुए यहाँ पर आखिरी में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके बीच की जो समस्त प्रकार की क्रिया रहता है वह पारिस्थितिक तंत्र के अनुसार रहती है, ठीक है। उसमें विभिन्न प्रकार के दोष भी होते हैं, लाभ भी होते हैं। तो देखिए थ्योरी के माध्यम से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए पारिस्थितिक जीव जो रहते हैं समुदाय व वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा अभी वही बता रहा है कि जीव रहता है, जीव जंतु रहते हैं और समुदाय है ना, समाज जो रहता है वह या फिर वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन रहता है। इसके माध्यम से पृथ्वी की जटिल संरचना की जानकारी हमें मिलती है, मतलब जो पृथ्वी रहती है उसकी जटिल जानकारी हमको यहाँ पर मिलती रहती है। तो देखिए पारिस्थितिकी तंत्र रहता है उसमें संतुलन भी जरूरी रहता है, ठीक है। मनुष्य पर्यावरण के मध्य या फिर समाज का जो कार्य रहता है उसमें संतुलन होना आवश्यक है, ठीक है। जैसे कि इसके कैसे देख सकते हैं हम कि एक व्यक्ति रहता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक वह समाज के अंदर रहता है, ठीक है, पर्यावरण के अंतर्गत आता है। तो पर्यावरण का जो प्राकृतिक संसाधन रहता है उसका उपयोग भी करता है और उसका उत्पादन भी करता है। तो उस आधार पर वहाँ पर संतुलन लेना आवश्यक है। इसके अलावा वहाँ पर जागरूकता की कमी भी आना चाहिए कि जैसे कि पेड़ों की कटाई अगर ज़्यादा होती है तो पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करती है, तो हम वहाँ जागरूकता ला सकते हैं। तो इस प्रकार का संतुलन आवश्यक होता है। अगला देखें हम प्रभाव, तो पारिस्थितिक तंत्र रहता है उसमें किस प्रकार के प्रभाव रहते हैं। अगर वन काटेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा तो पारिस्थितिक तंत्र जो रहता है वो प्रभावित होता है, पारिस्थितिक संतुलन भी बिगड़ता है, ठीक है। जैसे कि कहीं हम देखते हैं कि ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है, अभी जैसे कि ठंड का टाइम है और शीत ऋतु चल रही है, ठीक है, परंतु दक्षिणी इलाकों में अगर देखते हैं हम तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश हो रही है, चक्रवात का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये सब क्या है, पारिस्थितिक संतुलन के अभाव में हो रहा है, मतलब इसके कारण यहाँ पर हो रहा है ऐसा। अब देखो वनों का अनुपात, तो वनों का अनुपात कम से कम अगर हमारे जो पृथ्वी की बात करूँ तो 24.8% है, परंतु यहाँ पर कितना होना चाहिए, 33% तो कम से कम होना चाहिए संतुलन बनाए रखने के लिए। परंतु अभी क्या है कि 24% 8 है, यहाँ पर 6% कम से कम 6 से 9% यहाँ पर कम है। परंतु हमको यहाँ अगर आवश्यक रूप से संतुलन बनाए रखना है तो यहाँ पर कम से कम 6-7% और बढ़ाना पड़ेगा। अब शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि, देखिए यहाँ पर अगर जो खेती कर रहे हैं वह जनसंख्या वृद्धि करते हैं, ठीक है, परंतु शहरीकरण पलायन भी कर रहे हैं शहर की ओर। तो वहाँ पर क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र जो रहता है, अगर जैसे कि मान लीजिए कि एक जो आपका पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है, एक सीमित जगह है, वहाँ पर गाँव बसा हुआ है और वो जो लोग रहते हैं गाँव को छोड़कर शहर में जाते हैं तो वह जनसंख्या की वृद्धि तो हो रही है, परंतु आर्थिक दृष्टि से वह पलायन भी कर रहे हैं, ठीक है, यह भी वहाँ पर प्रभावित करती है। अगला वनों का शोषण, तो देखिए वनों का शोषण यहाँ पर एक प्रकार से इस प्रकार से होता है कि देखिए वन का कटाई करते हुए वन का कटाई करने का फर्नीचर बनाते हैं या उसका उपभोग करने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो वनों का शोषण हो रहा है वहाँ पर। अगर देखेंगे बांध का निर्माण, देखिए नदी के किनारे अगर बांध का निर्माण करते हैं तो बहुत सारे जो लोग रहते हैं उसका पलायन हो जाता है, या फिर वहाँ पर की जो स्थिति रहती है उसमें वहाँ पर जो पारिस्थितिक तंत्र रहता है, वातावरण रहता है, उसमें प्रभावित होता रहता है। अब शहरों के आवास में भी यहाँ पर प्रभावित करती है, और अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक रहता है, पॉलीथीन रहता है, उसका निपटान सही तरीके से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये अपमार्जक की दृष्टि से आते हैं और ऐसे में यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र जो रहता है वो प्रभावित पड़ता है। अब देखिए जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें हमको दुष्परिणाम किस प्रकार से मिलते हैं, तो देखिए बाढ़ और सूखा और प्राकृतिक संसाधनों में कमी होती है। अगर यहाँ पर प्रभावित हो रही है ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर दुष्परिणाम इस प्रकार से मिलते हैं, कहीं कहीं बाढ़ ज़्यादा आती है, सूखा भी पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर सूखा जो रहता है 25% से ज़्यादा अगर 25% से अगर बारिश नहीं होती है तो सूखा की दृष्टि से हटते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन रहते हैं उसमें कमी आती है, जैसे कि कभी गर्मी प्रारंभ ही नहीं होती है और पानी की हमको कमी लग रही है ना। तो जो मृदा अपर्दन रहता है, ठीक है, जैसे कि वनों की कटाई कर दी है तो मृदा का अपर्दन हो रहा है, मृदा जो ढीली पड़ जाती है,
ठीक है, भूशकनल हो जाता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दुष्परिणाम के रूप में सामने आती है। भूशकनल होता है, ठीक है, उत्पादन शक्ति में कमी होती है, ठीक है, जैसे पहले के समय में अगर देखेंगे हम तो गेहूं का बम्पर उत्पादन होता था, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बहुत ज़्यादा होता था, परंतु प्राकृतिक संसाधनों की कमी आ रही है, उस कारण से गेहूं का उत्पादन कमी आ रही है। तो इस प्रकार का हमारा पारिस्थितिक तंत्र था। यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र जो रहता है, हमारा पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ था कि पारिस्थितिकी जो था वो पर्यावरण विज्ञान के रूप में था, ठीक है, पर्यावरण विज्ञान के रूप में आता था, परंतु इसका जो सर्वप्रथम यहाँ पर कब दिया गया था तो 1866 में अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, ठीक है। इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं इसको। इतना है। इतना के बाद में हम देखेंगे ओजोन जो रहती है, ओजोन परत रहती है हमारी, ठीक है। तो ओजोन परत को हम एक प्रकार से समझ सकते हैं कि एक जो हमारी पृथ्वी रहती है, इस पृथ्वी के आसपास एक घेरा रहता है, ठीक है। यह रहता है समताप मंडल में, ठीक है, समताप मंडल में यह उपस्थित रहता है। और यहाँ पर क्या होता है कि यह करीब 25 से 35 किलोमीटर के समथिंग की चौड़ाई के रूप में यहाँ पर विद्यमान रहती है, ठीक है। यह इस प्रकार से कार्य करती है कि जो सूर्य की विकिरण की विषैली गैसें आती है उनको मतलब यहाँ पर धरती पे आने से रोकती है, और शुद्ध रूप से जो विटामिन डी के साथ में जो रोशनी रहती है, धूप रहती है, वह यहाँ पर पृथ्वी के अंदर आती है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कभी अगर इसका अगर अभाव में हम देखें तो अगर सिका आएगी तो ये विषैली गैसें पृथ्वी पर जो भट्टी की तरह कार्य करेगी और एक मतलब प्लास्टिक की तरह यहाँ पर प्रभावित कर सकती है। इससे क्या त्वचा के कैंसर और विभिन्न प्रकार के यहाँ पर परेशानी उपस्थित होती रहती है। तो जो परत रहती है वह इसी प्रकार से रहती है। तब देखो क्षय की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि एसी चलाने से जो गैस उत्पन्न होती है, ठीक है, सल्फर जो निकलती है, तो उस कारण से क्या हो रहा है कि अंटार्कटिका में एक छेद हो रहा है, ठीक है। इसकी खोज कब और किसने की थी तो मैं आपको ये बता देता हूँ मैं कि इसकी खोज 1985 में, ठीक है, जोसेफ फरबन ने की थी, ठीक है। इतना याद रखेंगे हम, ठीक है, इतना सा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब देखिए अम्लीय वर्षा की बात करें तो अम्लीय वर्षा में क्या होता है कि जब बारिश होती है, ठीक है, तो बारिश होती है और रासायनिक क्रिया के साथ में, ठीक है, जल के साथ में, अम्ल के साथ में, या अम्ल और जल दोनों मिलाकर उसके अनुपात को हम अम्ल वर्षा कह सकते हैं, ठीक है। जब बारिश होती है तो दोनों का मिश्रण हो जाता है, और जब धरती पे गिरती है तो उसका क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो रहती है वह नाइट्रोजन रहता है, उसके कारण एसिड अम्ल बनता है, और वही प्राकृतिक रूप से या मानव जनित जो भी रहती है उसको प्रभावित करती है, ठीक है, तो उसको हम अम्ल वर्षा कह सकते हैं। अब देखिए वैश्विक ग्लोबल मापन होता है तो उसमें क्या होता है, एक ग्रीन हाउस जो रहता है हमारा, तो उसका जो प्रभाव रहता है उसके बढ़ने के कारण तापमान में वृद्धि होती रहती है, ठीक है, वृद्धि हो रही है। तो जो कुछ गैस रहती है वह तो अवशोषित हो जाती है, परंतु कुछ गैस ऐसी रहती है जो अवशोषित नहीं हो जाती। जैसे कि अगर आप जीवाश्म ईंधन की अगर बात करें तो ऐसे जो रहते हैं पदार्थ वह तो गल जाते हैं, परंतु कुछ पदार्थ जैसे पॉलीथीन तो वह नहीं गलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी यह प्रभावित करती रहती है। अगला देखें हम कि ग्रीन हाउस जो रहता है उसका प्रभाव क्या क्या रहता है। तो देखो गैसों के संतुलन में सूर्य के द्वारा किरणों का अवशोषण होता है, ठीक है। जैसे कि आपकी पृथ्वी है, इसमें विभिन्न प्रकार की गैस रहती है, तो वहाँ पर जो सूर्य रहता है तो वह अवशोषित करता है, ठीक है, इस प्रकार से। परंतु वह क्या होता है कि उसके प्रभाव से जल वाष्प जल रहता है उसका 2/3 रहता है जल वाष्प के रूप में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है आपकी यह आपकी 1/4 रहती है, ठीक है, इस प्रकार से रहती है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो रहती है उसके साथ में मीथेन, नाइट्राइऑक्साइड और ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोकार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड जल वाष्प के रूप में यहाँ पर प्रमुख गैसें रहती है। अब देखिए यहाँ पर पॉलीथीन और प्लास्टिक और अपघटक की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये कैसा रहता है, तो इसको हम देख लेते हैं कि तो पॉलीथीन और प्लास्टिक ये रहता है, ये एक प्रकार का ऐसा रहता है कि अपशिष्ट रहता है कि इसका हम यहाँ पर निपटान नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार का पदार्थ ऐसा रहता है जो रासायनिक क्रियाओं के कारण बनता रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि विकार भी होता है, बीमारी भी होती है, ठीक है, गलता नहीं। तो पुनः चक्रीकरण हम नहीं कर पाते इसका, ठीक है। उर्वर शक्ति और भौम जल को यहाँ पर प्रभावित करती है। जैसे कि आप कूड़े करकट में अगर डालते हैं तो वहाँ पर अगर उसका अपशिष्ट का रिटर्न नहीं होता है तो वहाँ पर वह सड़ती भी नहीं है, परंतु ऐसे कैसे रहती है, हाँ, खराब जरूर हो जाती है, ठीक है। अब जीवाश्म ईंधन की बात करें तो जीवाश्म ईंधन के अगर आप प्रयोग करेंगे तो किस प्रकार से प्रभावित रहेगा। तो देखो जीवाश्म ईंधन हमने समझ लिया है, कोयला, पेट्रोल, है ना, गैस, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो जीवाश्म ईंधन रहता है उसमें क्या पेट्रोल, कोयला और डीजल, ठीक है,
इनके दहन से क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, इसके अलावा सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन बनता है, और ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सभी की गैसें यहाँ पर विद्यमान रूप से मिली हुई रहती है। इतना हमने देख लिया। अब देखो जीवाश्म ईंधन रहता है तो उसमें क्या होता है कि यह जल के साथ मिलकर एसिड का निर्माण करती है। ठीक है, जब भी आपने पेट्रोल को देखा है तो पेट्रोल अगर आप बारिश होती है और बारिश के पानी जो गड्ढों में जमा रहता है और वहाँ अगर पेट्रोल हो जाता है तो एसिड के रूप में वहाँ पर प्रभावित हो जाती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि हमको खुजली चलती है और शारीरिक रूप से हमको वहाँ पर परेशानी होती है। अगर आप देखते हैं कि बारिश के समय में त्वचा संबंधित रोग ज़्यादा होते हैं, है ना, खुजली, दांत, ठीक है, इस प्रकार का अगर प्रभावित रहता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एसिड के कारण बनती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर रहता है वो वहाँ पर उसकी जो स्थिति रहती है उसमें संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके अलावा देखें कि इन गैसों से क्या होता है कि श्वसन की परेशानी आती है ना, व्यक्ति ज़्यादातर रूप से श्वसन नहीं ले पाता है और यहाँ पर जो मछली का प्रजनन तंत्र रहता है वह भी प्रभावित होता है। इसके अलावा जो पौधों की श्वसन प्रक्रिया रहती है वह भी प्रभावित होती रहती है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि कैंसर या फिर विभिन्न प्रकार की टीबी या तपेदिक प्रकार की जो बीमारी रहती है ना, घातक बीमारी रहती है, वह भी यहाँ पर जीवाश्म ईंधन इसमें मुख्य रूप से प्रभावित करता रहता है। इतना देखा हमने। अब इसके बाद में देखो प्राकृतिक संसाधन रहते हैं, तो देखिए प्राकृतिक जो संसाधन रहते हैं हमने अच्छे से समझ लिए हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप डायरेक्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन रहता है, मतलब हमको यहाँ पर प्रबंधन करना पड़ता है। तो प्राकृतिक संसाधन जो साधन रहते हैं उसका हम ध्यान रखेंगे, उसका सही से प्रयोग करेंगे तो हम लंबे समय तक कर सकते हैं। परंतु अगर आपने जल को बहुत ही ज़्यादा ढोल दिया है ना, तो उससे क्या हो रहा है, आने वाले समय में हमको कमी पड़ेगी, फिर हमको केन लेकर बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। अक्सर आप गाँवों में देखते हैं कि जो महिलाएं रहती है वह कम से कम बहुत सारे किलोमीटर नाप कर पानी लेकर आती है। ठीक है, वह इसी कारण से हो रहा है कि हम अगर संसाधनों का अगर सही प्रकार से यहाँ पर प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसका दोहन नहीं कर रहे हैं, तो उस कारण से वहाँ पर हमको आने वाले समय में अभाव रहेगा। ठीक है, अब जो जीवाश्म ईंधन रहता है उसको अगर देखा है हमने तो करोड़ों वर्ष पूर्व की जो अभी जहाँ से हम पेट्रोल का प्रयोग कर रहे हैं तो वो करोड़ों वर्ष पूर्व के जीवाश्म ईंधन के रूप में यहाँ पर सुरक्षित है। अगर उसका संरक्षण करेंगे तो क्या होगा, कोयला, डीजल, पेट्रोल के साधनों का संरक्षण करेंगे तो लंबे समय तक यहाँ पर चलते रहते हैं। तो ठीक है, इतना टॉपिक हमारा छोटा सा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे जो एजुकेशन लाइब्रेरी है, ठीक है, इस चैनल को यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आपको शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान देगा। ठीक है, धन्यवाद। प्रैक्टिस सेट देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट में पूछा गया है कि विश्व जो ओजोन दिवस रहता है ना, विश्व में कब मनाया जाता है। 21 मार्च, 25 अप्रैल, 16 सितंबर और 5 जून। तो देखिए 16 सितंबर यहाँ पर एग्जैक्टली आप याद रख सकते हैं कि विश्व का जो ओजोन दिवस रहता है वह इसी दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है। ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अम्लीय वर्षा होना, अत्यधिक वर्षा होना। तो कौन सा रहेगा। तो देखिए जो ध्रुवीय प्रदेश रहते हैं उसमें अगर बर्फ़ ज़्यादा पिघलेगी तो उससे क्या है कि जल स्तर में वृद्धि आवश्यक रूप से होती है। और ये किस कारण से होती है, तो ये तापमान के असंतुलन के कारण होती है। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहती है वो मनुष्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह ओजोन परत को नष्ट करती है, यह ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है और हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वातावरण में कम करती है और उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो होता है उससे यहाँ पर कॉम्पिटिशन करती है, और जो हमारा हीमोग्लोबिन रहता है तो वह हीमोग्लोबिन हमें यहाँ पर प्रभावित करती रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है कि विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण है ना। वाहनों से निकली गैसें, पेड़ पौधों से निकली गैसें, भट्टियों से निकली गर्म हवा और रसोई गैस। तो देखिए यहाँ पर 9वां जो हमारा है इसका आंसर वाहनों से निकली गैसें रहेगी। अगर गैस ज़्यादा रहेगी तो उष्मायन के रूप में यहाँ पर प्रभावित होती रहती है। अगला प्रश्न देखेंगे आज का आखिरी हमारा कि जीव का वह परिवेश जिसके माध्यम से वह निरंतर पारस्परिक क्रियाएँ करता है तो वह क्या कहलाता है। मानव पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और कृत्रिम पर्यावरण। तो देखो कौन सा रहता है। तो देखो परिवेश की बात हो रही है, जीव का हुआ परिवेश है ना जिसकी क्रिया होती है, तो कौन सा रहता है। तो हमारा देखिए यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण रहेगा। ठीक है, जीव का परिवेश की बात हो रही है तो प्राकृतिक पर्यावरण यहाँ पर रहेगा। इस प्रकार से हमारा यह आंसर है आज का।